प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा, वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय। राज्य के चिन्हित 9 जिलों में आज से शुरू हुआ मिजल्स रूबेला विशेष टीकाकरण अभियान। 9 महीने से 15 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को लगेगा टीका। पूर्व मध्य रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेगी। रांची चौपन का आंशिक समापन। गर्मियों को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने की पहल की। और सरायकेला खरसावां जिले में 3 दिवसीय राजकीय छऊ चैत्र पर्व का शुभारंभ। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा सरायकेला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। यह रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन तक जाएगी। इस गाड़ी की नियमित सेवा कल से अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच शुरू होगी, जो जयपुर, अलवर और गुरुग्राम में रुकेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। भाइयों और बहनों, बीते 2 महीनों में ये 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस, चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस और अब ये जयपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आज शुरू हो रही है। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों, विशेषकर युवाओं से सीमावर्ती गांवों का भ्रमण करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत कई पहलों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इससे देश के युवा विविध संस्कृतियों से परिचित होंगे और स्थानीय लोगों के आतिथ्य को जानने का भी उन्हें अवसर मिलेगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,830 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 4,692 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 40,215 हो गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान जारी है। अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 441 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में कोविड के मामलों को देखते हुए झारखंड में 2 दिनों तक चला मॉक ड्रिल काफी सफल रहा। चौबीस जिलों में 33,000 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इसमें 5,000 से ज्यादा निजी अस्पताल शामिल हुए हैं। मॉक ड्रिल में सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल रहे। मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन बेड, पीएसए प्लांट को भी परखा गया है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई है।
राज्य के चिन्हित 9 जिलों साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा में आज से मीजल्स रूबेला विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष टीकाकरण अभियान के तहत 9 महीने से लेकर 15 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को मीजल्स रूबेला का टीका लगाया जा रहा है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के भोगनाडीह से मीजल्स रूबेला विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने बच्चों को टीका लगवाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता पर प्रशंसा व्यक्त की। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। उन्होंने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा के ट्वीट संदेशों के जवाब में ये बात कही है। रामचंद्र जागड़ा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदों के बारे में जानकारी दी थी। इधर राज्य के करीब 7 लाख किसानों को भी वर्ष 2018-19 में खरीफ और रबी फसल के लिए बीमा का भुगतान कल से शुरू हो गया है। यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने बीमा कराया था। कृषि मंत्री बादल ने भरोसा दिलाया कि किसानों को बीमा के भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से पहल की है। भारत आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय संघाई सहयोग संगठन SCO युवा लेखकों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन SCO की वर्तमान अध्यक्षता के तहत विदेश मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों के कैलेंडर का हिस्सा है। दिल्ली में युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय को युवा लेखकों के सम्मेलन के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सम्मेलन का विषय SCO सदस्य देशों के बीच सभ्यतागत संवाद है। इसमें इतिहास और दर्शन, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ चिकित्सा जैसे उप विषयों के साथ युवा विद्वानों का दृष्टिकोण शामिल है। 2 दिवसीय SCO युवा लेखक सम्मेलन युवाओं को आधुनिक शिक्षा, प्रशिक्षण, उन्नत प्रशिक्षण, उद्यमशील गतिविधियों, अभिनव परियोजनाओं में व्यापक भागीदारी के अवसरों का पता लगाने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करेगा। भारत की अध्यक्षता में चल रही राष्ट्र अध्यक्षों की SCO परिषद के दौरान SCO का उद्देश्य सिक्योर विषय को आगे बढ़ाना, जिसे प्रधानमंत्री ने 2018 में किंगदाओ में हुए SCO शिखर सम्मेलन की शुरुआत में व्यक्त किया था। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में 15 जून 2001 को शंघाई में हुई। वर्तमान में SCO के 8 सदस्य देश भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है, यानी कि सेंट्रल एशिया के ज्यादातर देश SCO में शामिल हैं। पूर्व मध्य रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण संबलपुर, जम्मू तवी और हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। वहीं दूसरी ओर रांची जोपन रांची ट्रेन का आंशिक समापन और प्रारंभ होगा। रेलवे के अनुसार आज चलने वाली जम्मू तवी टाटानगर एक्सप्रेस और कल चलने वाली संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। वहीं हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन कल परिवर्तित मार्ग से चलेगी। रांची चोपन रांची एक्सप्रेस ट्रेन का आज, कल और 14 अप्रैल को गढ़वा रोड स्टेशन पर आंशिक समापन और वहीं से आंशिक प्रारंभ होगा। वहीं दूसरी ओर रैक की उपलब्धता के कारण आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस आज रद्द रहेगी। रेलवे ने गर्मियों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 217 विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। रेलगाड़ियां कुल 4010 फेरे लगाएंगी और देश भर के प्रमुख गंतव्यों से होकर गुजरेंगी। दक्षिण पश्चिम रेलवे सबसे अधिक 69 रेलगाड़ियां चलाएगा। सीटों के एकाधिकार में लेने, ओवरचार्जिंग तथा दलाली गतिविधियों जैसे कदाचार पर नजर रखी जा रही है और कठोरतापूर्वक इस बात की निगरानी की जा रही है।
इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी ने दस्तक दे दी है। पिछले 2-3 दिनों से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 4 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न इलाकों में 14 से लेकर 16 अप्रैल तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण इसी महीने प्रसारित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। 29 सितंबर 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने धूम्रपान से दूर रहने की सलाह दी थी। हमने आसपास देखा है कि अगर घर में पिता चेन स्मोकर होते हैं तो भी वो घर के बाकी लोगों को स्मोकिंग करने से रोकते हैं, टोकते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चों को सिगरेट की, बीड़ी की आदत न लगे। उनकी यही कोशिश होती है कि परिवार का कोई भी सदस्य धूम्रपान न करे, स्मोकिंग न करे। वो जानते हैं कि स्मोकिंग से, तंबाकू से शरीर को भारी नुकसान होता है। सिगरेट के खतरे को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। सरायकेला खरसावां जिले में कल 3 दिवसीय राजकीय छठ चैत्र पर्व का रंगारंग शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरायकेला को सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सरायकेला खरसावां के बिरसा मुंडा स्टेडियम में राजकीय छठ चैत्र पर्व का मंत्री चंपई सोरेन और जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि छौ हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसे बचाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। ये भारत देश के अंदर में झारखंड प्रदेश का अलग पहचान अलसी धरती से, यही सरायकेला धरती से हम लोग देश और विदेश का अपना संस्कृति को हम लोग दिखाने में सफल रहा है। कि यहाँ का संस्कृति, यहाँ का परंपरा क्या है। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि इस नृत्य को विश्व पटल पर पहुंचाने बड़ी मेहनत की है। छौ कला की संरक्षण की दिशा में आम लोगों और प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सरायकेला सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। भाषा संस्कृति को सुरक्षा करने की गारंटी है इस राज्य सरकार का। एक दिन इस सरायकेला में ऐसा छौ नृत्य का हम लोग पर्यटन स्थल बनाएंगे कि देश के अंदर में सबसे बढ़िया एरिया का रहेगा। इस साल में हम लोग एक बार आते हैं, वहाँ हर दिन आने के लिए आदमी तैयार हो जाएगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि कोरोना की वजह से पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर छौ महोत्सव नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार भव्य तरीके से इसका आयोजन हो रहा है। कई कारणों से फिर इतने बड़े पैमाने पे कभी छौ महोत्सव नहीं हो पाया। 2019 में पार्लियामेंट चुनाव का समय था। 2020 से आप जानते हैं कि कोविड का प्रकोप था। तो 20, 21, 22 में जो उसका जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, जो महत्वता है, उसको ध्यान में रखते हुए पूजा कार्यक्रम के रूप में छौ महोत्सव को हम लोग मनाए। महोत्सव के पहले दिन कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। मौके पर स्थानीय विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, तमाम वरीय अधिकारी और काफी संख्या में छौ कलाकार भी मौजूद थे। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड
झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी अजय कुमार सिंह से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को राज्य में विधि व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए कई सुझाव दिए। प्रतिनिधि मंडल ने इस दौरान राज्यपाल को आश्वासन दिया कि स्थानीय स्तर पर आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण रखने में वे प्रशासन का सहयोग करेंगे। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने आमजनों की समस्याओं को सुनी और समाधान का निर्देश दिया। हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जनता दरबार में आए 3 दर्जन से अधिक फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को समस्याओं की जांच के बाद न्याय संगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में रांची के रतन हाइट्स बिल्डिंग सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी हो गई। अब इस पूरे मामले में कल प्रतिवादियों की ओर से बहस होगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति के ओएसडी मुकुलेश नारायण कई मामलों की जांच के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय पहुंचे और कई मामलों की जांच की। उन्होंने कुलपति से भी कई मुद्दों पर पूछताछ की। साथ ही अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कई दस्तावेजों की जांच की। साथ ही कई दस्तावेजों की प्रतिलिपि राजभवन भेजने का निर्देश दिया। पलामू के उपायुक्त ए डोडे ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ही संचालित करने का निर्देश दिया है। शेष कक्षाएं पूर्व की भांति निर्धारित समय पर ही संचालित होगी। बंदोबस्त कार्यालय दुमका की कार्यशैली से नाराज एक दिव्यांग बुजुर्ग प्रमंडलीय कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। दिव्यांग ने प्रमंडलीय आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के विद्यार्थी अब स्मार्ट कक्षा में पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय के सभी विभागों में स्मार्ट बोर्ड लगाने का कार्य किया जा रहा है। स्मार्ट बोर्ड के लगाए जाने से विद्यार्थी उत्साहित हैं। प्रतिभावान खिलाड़ियों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने और निशानेबाजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खूंटी हेल्थ क्लब में खूंटी राइफल क्लब का उद्घाटन किया गया। राइफल क्लब के माध्यम से खिलाड़ियों को निशानेबाजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड मुख्यालय में सरहुल महोत्सव हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर घाघरा, बिशुनपुर, गुमला एवं सिसई सहित अन्य जगहों से आए नृत्य मंडलियों द्वारा सरहुल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विश्व की सबसे तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 20 आधार अंकों की कमी के साथ 5.9% पर रहने का अनुमान लगाया गया है। Here is also a set of historical revisions. We realized that 2020-2021 has been actually a lot better than we thought. And so actually there's less room for catching up. And that pent-up demand, which from consumption that was informing our previous forecast, is therefore going to be less because they've already had more catching up before. So that's why there's the downward revision this year. Then we go up to 6.3 next year. Again, a very strong economy, which is necessary to allow India to continue to converge towards higher living standards and create those jobs that are necessary. और अब देखते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा अभी हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2027-28 के बीच हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। भारत आज $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। 2047 तक 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा। तब हम आजादी के 100 साल का जश्न मनाएंगे।
इस साल मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। अगर बारिश सामान्य रहती है तो देश में फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी नॉर्मल ही रहने का अनुमान है, यानी इससे महंगाई से राहत मिल सकती है। देश में किसान आमतौर पर 1 जून से गर्मियों की फसलों की बुआई शुरू करते हैं। ये वो समय होता है जब मानसून की बारिश भारत पहुंचती है। फसल की बुआई अगस्त की शुरुआत तक जारी रहती है। दक्षिण कोरिया के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने गूगल पर करीब $32 मिलियन का जुर्माना लगाया। गूगल पर यह कार्रवाई कोरियाई मोबाइल गेमिंग ऐप बाजार में अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं का इस्तेमाल करने के चलते लगाया गया है। खेल जगत की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। सीजन में दोनों टीमें फॉर्म में चल रही हैं। चेन्नई ने अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को तो राजस्थान ने अपने पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। जीत के बाद दोनों टीम्स का मनोबल 7वें आसमान पर। ऐसे में आज दोनों टीमों के बीच एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दहिया ने 68 किलोग्राम भार के फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। निशा को गोल्ड मेडल मैच में जापान की एमी एशी के हाथों 0-10 से शिकस्त मिली, तो वहीं भारत के लिए दूसरा पदक प्रिया ने जीता। प्रिया ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में जापान की मिजुकी नागाशिमा को 2-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। सिमडेगा के युवा चित्रकार शशि शेखर अपने कार्य से लोगों को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सिमडेगा के युवा चित्रकार मूर्तिकार शशि शेखर नजरों को बांध लेने वाले चित्रों और मूर्तियों का निर्माण करते हैं। झारखंड कल्चरल आर्ट म्यूजियम में शशि शेखर द्वारा निर्मित एक पेंटिंग और लकड़ी की बनी एक प्रतिमा रखी गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर में ललित कला एकेडमी द्वारा आयोजित न्यू मीडिया वर्कशॉप में उन्होंने संस्थापन कला पर अपनी प्रस्तुति दी है। शशि शेखर ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से भी कई शो किए हैं, जिसमें इनकी रचनाओं को काफी सराहना मिली है। मैंने काफी सारा काम किया है, जैसे ललित कला एकेडमी की एक बड़ी उपलब्धि मुझे मिली है। मुझे ललित कला एकेडमी के न्यू मीडिया के वर्कशॉप के लिए मुझे इनवाइट किया गया था हमारे रीजनल सेंटर भुवनेश्वर में, जहाँ मैं गया था और वहाँ पे मैंने संस्थापन कला किया। वहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन आर्ट किया था और वो काफी मुझे सराहना मिली थी उस समय। शशि शेखर ने अपने शौक को जुनून की हद तक पहुंचाया है। उन्होंने अपनी कला में निखार लाकर इसे ही आय का जरिया बनाया है। और कई योजनाएं हैं जहाँ पे आप लोन लेकर के अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर आप में स्किल है तो आप अपने रोजगार शुरू कर सकते हैं, आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को प्रेरणा का स्रोत बताते हुए शशि शेखर ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों की भी प्रशंसा की और युवाओं से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि फैशन डिजाइनिंग, फाइन आर्ट जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें असीम संभावना है। कला है तो कला की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगर आप अभी देखें तो फैशन इंडस्ट्री है, आपका डिजाइनिंग इंडस्ट्री है, आपका पेंटिंग है, फाइन आर्ट फील्ड है, इंटीरियर है, काफी सारे क्षेत्र है, डिजाइनिंग के क्षेत्र हैं, बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे आप आर्टिस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत सारे जो अच्छे आर्टिस्ट है कई लेवल पे काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं। सिमडेगा के युवा चित्रकार मूर्तिकार शशि शेखर अपने हुनर के दम पर सफलता की राह पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जो साबित करता है कि देश में अवसरों की कमी नहीं है। जरूरत है सपनों को साकार करने के लिए जुनून पैदा करने की। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और अभिनेता गुलशन बावरा की आज जयंती है। आइए देखते हैं गुलशन बावरा की कुछ सदाबहार नगमे। अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है
रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होगे जुदा। ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा। चलते चलते मिल जाएंगी तेरे मेरे दिल की राहें, इतने बड़े इस जहां। देश भर में साल 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आइए देखते हैं इस बीमारी के लक्षण और उपचार के संबंध में यह खास रिपोर्ट। भर में मृत्यु का एक बड़ा कारण भी है। वर्ष 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। टीबी को तपेदिक, क्षय रोग और यक्ष्मा के नाम से भी जाना जाता है। टीबी का संक्रमण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, लेकिन इसका संक्रमण फेफड़ों में सबसे अधिक होता है और फेफड़ों की टीबी एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। तपेदिक रोगी के खांसने या छींकने से जो जीवाणु हवा में फैल जाते हैं, उसको स्वस्थ व्यक्ति सांस के द्वारा ग्रहण कर लेता है। जब उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, व्यक्ति टीबी की गिरफ्त में आ जाता है। इसके अलावा धूम्रपान करने वाले लोगों को और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को भी टीबी से ग्रस्त होने का खतरा अधिक होता है। यदि टीबी का इलाज पूरा न हो या दवाएं ठीक से न ली जाएं, तो ये रोग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में तब्दील हो जाता है। दवाएं बेअसर होने लगती हैं और इलाज मुश्किल हो जाता है। टीबी के उन्मूलन के लिए पूरे देश में युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुफ्त दवाएं, टीबी की जल्द पहचान के लिए स्वास्थ्य केंद्रों और वेलनेस सेंटर्स में जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराना, सभी रोगियों के लिए इलाज और इलाज के दौरान पोषण के लिए सहायता और बचाव के लिए टीकाकरण शामिल है। टीबी से छुटकारा पाने और टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी का योगदान जरूरी है। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा, वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय। राज्य के चिन्हित 9 जिलों में आज से शुरू हुआ मिजल्स रूबेला विशेष टीकाकरण अभियान। 9 महीने से 15 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को लगेगा टीका। पूर्व मध्य रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेगी। रांची चौपन का आंशिक समापन। गर्मियों को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने की पहल की। और सरायकेला खरसावां जिले में 3 दिवसीय राजकीय छौ चैत्र पर्व का शुभारंभ। मंत्री चंपा सोरेन ने कहा, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा सरायकेला।